हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। आज हम करेंगे स्टाफ नर्स ए ग्रेड एग्ज़ाम 2013। जो 2013 में डीएसएसबी का पेपर आया था, विल सॉल्व दैट पेपर। इससे पहले हमने 2019 का पेपर भी शुरू किया हुआ है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ड्यू हैं, तो हम उनको भी जल्दी ही करेंगे। उससे पहले मेरे पास 2013 का पेपर भी था, जिसमें से मैंने साइड बाय साइड कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। सो आई एम शेयरिंग दैट ऑल्सो। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट स्पेसिफिक से ही हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले वाले 100 क्वेश्चन जीके और बाकी सब्जेक्ट्स के होते हैं, वो भी ज़रूरी हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम भी बहुत ज़रूरी होती है क्वालिफाई करना, लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग दी सेकेंड एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें से सीधा सीधा 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन इज़ एंटीडोट फॉर हेपेरिन इज़। हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट आप सबको पता है, अगर कोई चीज़ एक्सेस हो गया है तो उसको रिवर्स करेंगे, कैसे करेंगे, उसको एंटीडोट बोलते हैं। हेपेरिन का एंटीडोट ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी पोटामिन सल्फेट, ऑप्शन सी अमीनो कॉर्पोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी अमियोड्रोन। राइट ऑप्शन इज बी, पोटामिन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, ज़्यादातर एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए पेशेंट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इम्प्रूव यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। एक पेशेंट है जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा मेडिकेशन उसको देंगे टू इम्प्रूव यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी मिथार्जिन, सी फिनार्गिन एंड डी डायज़ेपम। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ऑक्सीटोसिन देते हैं टू इम्प्रूव यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, और डायरेक्ट नहीं लगाते ऑक्सीटोसिन को, हमेशा एनएस में डिज़ोल्व करते हैं, एनएस में ही डालते हैं, जिसको सिंटो बोलते हैं। आफ्टर एनएस में डिज़ोल्व करने के बाद उसको सिंटो बोल देते हैं और उसको यूनिट्स में दिया जाता है। ऐसे डायरेक्ट ऑक्सीटोसिन नहीं देना है विदाउट एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। आपसे पूछा है हाइपरकैलेमिया की मैनेजमेंट क्या है। हाइपरकैलेमिया इज़ द एक्सेसिव लेवल ऑफ पोटाशियम इन ब्लड। अगर 5 से ज़्यादा है आपका किसी का भी पोटाशियम लेवल, तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए इंसुलिन विद ग्लूकोज, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटाशियम क्लोराइड एंड डी मैग्नीशियम सल्फेट। Here is option A is right. इंसुलिन विद ग्लूकोज देते हैं इन कंडीशन ऑफ हाइपरकैलेमिया। थोड़ा अनरिलेटेड लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन इसको बिल्कुल सर्च करके ही मैंने आपको बताया है, इंसुलिन विद ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एब्सेंस ऑफ बवल साउंड आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट। पूछा है एब्डोमिनल सर्जरी के बाद एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाता है और अगर बावल साउंड भी एब्सेंट है, तो ये कौन सी कॉम्प्लिकेशन है। एब्डोमिनल सर्जरी का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन ए इंटुसेप्शन, बी पैरालिटिक इलियस, सी हेमरेज, डी रप्चर्ड कोलन। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैरालिटिक इलियस। अगर एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पेशेंट का एब्डोमेन डिस्टेंडेड है और बवल साउंड भी सुनाई नहीं दे रहे हैं, तो इट कैन बी ए कॉम्प्लिकेशन पैरालिटिक इलियस। इसीलिए किसी भी एब्डोमिनल सर्जरी के बाद सेकेंड डे पेशेंट को मूवमेंट के लिए बोला जाता है और उनका बवल स्टेटस बहुत ही कॉशियसली चेक किया जाता है। नेक्स्ट, acute pancreatitis
इज़ मैनिफेस्टेड बाय एन एलिवेटेड। पूछ रहे हैं पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज में कैसे पता चलेगा, कौन से ब्लड टेस्ट अगर करवाते हैं तो उसमें क्या हाई होगा। ऑप्शन ए सीरम बिलिरुबिन, बी सीरम अमाइलेज, सी सीरम अल्कलिन फॉस्फेट, डी सीरम क्रिएटिनिन। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। सीरम अमाइलेज हमेशा हाई होता है इन केस ऑफ पैनक्रेटाइटिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कैन डैमेज द 8th क्रेनियल नर्व। 8th क्रेनियल नर्व को कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग डैमेज कर सकती है। सो ऑप्शन ए इज़ आइसोनिजिड INH, बी पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड PS बोलते हैं उसको, सी इथाम्ब्यूटल हाइड्रोक्लोराइड कॉमनली इथाम्ब्यूटल बोलते हैं, एंड डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो राइट ऑप्शन इज here is right option D। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है वो 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकती है। 8th क्रेनियल नर्व कौन सी, इट्स अ वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व होती है, जो वेस्टिब्यूलर नर्व एंड कोक्लियर नर्व दोनों का कंबाइन करके बनती है। एंड ये कोक्लियर नर्व रिलेटेड टू ईयर से लेके सीधा ब्रेन स्टेम में अटैच होती है और इसका काम होता है टू मेंटेन बैलेंस। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ अ ड्रग, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग विच कैन डैमेज द 8th क्रेनियल नर्व। एंड अगर 8th क्रेनियल नर्व की बात करें तो द नेम ऑफ 8th क्रेनियल नर्व इज वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज, नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है। ऑप्शन ए 8 to 21 mmFHg, बी 16 to 25, सी 20 to 35 एंड डी 19 to 38 mmFHg। सो राइट ऑप्शन इज ए 8 to 21 mmFHg। 10 to 21 भी होता है कई बार, लेकिन हमारे ऑप्शन में 8 to 21 है। सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ECG फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलीमिया। आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास कोई ECG है, सस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें हाइपोकैलीमिया, तो कौन से ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि इट्स अ ECG ऑफ हाइपोकैलीमिया पेशेंट। ऑप्शन ए टॉल PT वेव, बी ST सेगमेंट डिप्रेशन, सी वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, डी prolonged PR interval। So right option is B, ST segment depression। जो हाइपोकैलीमिया की कंडीशन होती है उसमें T वेव इन्वर्ट हो जाते हैं, पीक पे नहीं रहते, स्लाइटली इन्वर्ट होते हैं, ST सेगमेंट डिप्रेशन होता है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, और जो हाइपोकैलीमिया का कंडीशन होता है उसमें प्रोलोंगेशन हो जाता है, QRS कॉम्प्लेक्स का प्रोलोंगेशन हो जाता है, एंड डी इज़ नॉट रिलेटेड। सो ऑप्शन बी इज़ राइट, ST सेगमेंट डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर रेडियल आर्टीरियल कैनुलेशन टू इवैल्यूएट रेडियल एंड अल्नर आर्टरी पेटेंसी। आपसे पूछा है कि आपको रेडियल आर्टीरियल कैनुलेशन करने से पहले क्या टेस्ट करना चाहिए, क्या ज़रूरी चीज़ करनी चाहिए। ऑप्शन ए एलिन टेस्ट, बी एंजियोग्राफी, सी बार्जर्स टेस्ट एंड डी कैपिलरी रीफिल टेस्ट। सो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, एलिन टेस्ट। हमेशा आर्टीरियल कैनुलेशन करने से पहले, रेडियल आर्टरी कैनुलेशन करने से पहले रेडियल एंड अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करनी होती है, जो एलिन टेस्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन इज।
कि सीवियर डिप्रेशन अगर किसी को है तो उसमें कॉमन रिस्क क्या होता है? ऑप्शन ए फैटिगबिलिटी, बी हैलुसिनेशन, सी थॉट ब्लॉक एंड डी सुसाइड। सो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। सीवियर डिप्रेशन अगर है तो उसमें सुसाइडल चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो कॉमन रिस्क ऑफ डिप्रेशन इज़ सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टुलोज इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए पेशेंट विद हेपेटिक इंसेफेलोपैथी 2। पूछा है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी वाले पेशेंट को लैक्टुलोज सिरप क्यों देते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो आपके पास ऑप्शन ए है डिक्रीज द बिलिरुबिन लेवल, बी डिक्रीज द सीरम अमोनिया लेवल, सी इंक्रीज द प्रोटीन लेवल एंड डी इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। सो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। हिपैटिक इंसेफेलोपैथी वाले पेशेंट को हमेशा लैक्टुलोज देते हैं टू डिक्रीज द सीरम अमोनिया लेवल। सीरम अमोनिया लेवल को एब्जॉर्ब कर लेता है लैक्टुलोज, जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते इन हिपैटिक। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, apical pulse is assessed by placing the diaphragm of stethoscope at the area of। पूछा है एपिकल पल्स कैसे असेस करेंगे? जो स्टेथोस्कोप है उसका डायफ्राम हमेशा हार्ट के किस पार्ट पे रखा होना चाहिए? ऑप्शन ए आयोटिक एरिया, बी पल्मोनिक एरिया, सी मिट्रल एरिया एंड डी ट्राइकस्पिड एरिया। सो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। मिट्रल वॉल पे ही हमेशा स्टेथोस्कोप रखा जाता है टू चेक द एपिकल पल्स। सो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, डंपिंग सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। पूछ रहे हैं कि डंपिंग सिंड्रोम किस प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन ए कोलेक्टमी, बी सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी, सी नेफ्रेक्टमी एंड डी हिस्टेक्टमी। सो राइट ऑप्शन इज बी सबटोटल गैस्ट्रेक्टमी, रिमूवल ऑफ स्टमक। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें सो इट्स अ रिमूवल ऑफ कोलोन ऑफ इंटेस्टाइन, बी सी रिमूवल ऑफ किडनी, डी रिमूवल ऑफ यूट्रस। सो बी इज़ द राइट आंसर। सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी अगर किसी पेशेंट का हुआ है तो उसको डंपिंग सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। पूछ रहे हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? ऑप्शन ए एट्रोपिन, बी एड्रेनलिन, सी एविल एंड डी amiodarone. So right option is A. Atropine is the antidote of organophosphorus acid. Next, abnormal proliferation of uterine endometrial tissue outside the uterus is known as। endometrial tissue यूट्रस से आउटसाइड प्रोलिफरेट हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, बी एंडोमेट्रियोसिस, सी मेट्रोजिया एंड डी मेनोरोजिया। सो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेटेरियल टिश्यू अगर बाहर प्रोलिफरेट हो रहा है यूट्रस से तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, द साइज ऑफ इंट्रावेनस कैनुला यूज फॉर न्यूनेट्स। न्यूनेट्स में किस साइज़ का कैनुला यूज़ होता है इंट्रावेनस कैनुला? ऑप्शन ए 18, बी 20, सी 22 एंड डी 24। सो वेरी इजी 24। ऑप्शन डी इज़ राइट। येलो कलर में होता है एंड नियोनेट के लिए 24 नंबर का कैनुला यूज़ होता है। नेक्स्ट, नॉर्मल सीरम पोटाशियम लेवल इन एमईक्यू पर लीटर इज़। इसमें सीरम पोटाशियम लेवल की नॉर्मल वैल्यू पूछा है। ऑप्शन ए 2.5 to 3.5 MEQ पर लीटर,
B 3.5 to 5, C 5.5 to 6.5, D 6.5 to 7.5. So option B is right option. 3.5 to 5 MEQ per liter is the normal value of serum potassium level. अगर सीरम पोटाशियम लेवल 3.5 से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोकैलीमिया बोलते हैं. अगर 5 से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरकैलीमिया बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज़ नोन एज. ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज फ्रॉम द उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एपिस्टेक्सिस, बी हेमेप्टाइसिस, सी हेमाटेमेसिस and D hematuria. So right option is A. Bleeding from nose is known as epistaxis. अगर ऑप्शन बी की बात करें सो ऑप्शन बी इज़ रिलेटेड टू ब्लड इन स्प्यूटम, सी ब्लड इन वॉमिटिंग एंड डी ब्लड इन यूरिन. लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए एपिस्टेक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन 121. इट्स अ ड्रग कैलकुलेशन रिलेटेड. इसका मैंने अलग से एक वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है, सो मैं ये अभी नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को. इन वीडियो विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ. सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, और जो आएंगी वीडियो उसमें मैं अच्छे से आपको ड्रग कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगी. देन विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. So we are just jumping to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. आपसे पूछा है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए कौन से स्कोर का यूज़ होता है. ऑप्शन ए कौन से स्केल का यूज़ होता है, सॉरी. ऑप्शन ए अपगार स्कोर, बी ब्रैंडन स्केल, सी ग्लासगो कोमा स्केल एंड डी सैनिलन चार्ट. सो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन. ग्लासगो कोमा स्केल इज़ यूज्ड टू असेस कॉन्शियसनेस ऑफ ए अनकॉन्शियस पेशेंट. अपगार स्कोर की अगर बात करें तो ये न्यूबॉर्न में चेक करते हैं. ब्रैंडन स्केल इज़ रिलेटेड टू प्रेशर शो एंड डी सैनिलन चार्ट इज़ रिलेटेड टू विजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिशियन प्रिस्क्राइब टू एडमिनिस्टर टैबलेट डायोक्सिन 0.125 mg OD orally. Tablet dioxin is available 0.25 mg, so the nurse should administer. आपसे पूछा है कि जो प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने दैट इज़ डायोक्सिन का डोज 0.125 mg है, और जो अवेलेबल ड्रग है उसका डोज 0.25 mg है. सो कितनी टैबलेट देनी चाहिए. सो इसका राइट ऑप्शन वैसे हाफ है, लेकिन आप पूछेंगे हाफ कैसे आया. सो इट्स ऑल्सो वेरी एलैबोरेटेड करके समझाना पड़ेगा. इसके लिए भी आई विल ट्राई टू मेक नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि जो टैबलेट डायोक्सिन होता है वो 2 क्वांटिटी में अवेलेबल होता है. वन इज़ 1. ये जो हमें mg दिया गया है इसको mcg से ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे. इसमें मैं आज से नहीं समझा पाऊँगी. सो आई विल ट्राई टू मेक इट इन नेक्स्ट सिंपल वीडियो, ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए. बस इसमें ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. हाफ टैबलेट देंगे फॉर द प्रिस्क्राइब डोज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ इन थ्रोम्बो एंजिनाइटिस ऑब्लिटरेंस, जिसको बर्जर डिजीज़ भी बोलते हैं. आपसे पूछा है बर्जर डिजीज़ की प्रोग्रेस को रोकने के लिए क्या प्रिवेंशन करना चाहिए. ऑप्शन ए कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, बी कंट्रोलिंग डायबिटीज़, सी वेट रिडक्शन, डी स्मोकिंग सीजेशन. सो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन. स्मोकिंग सीजेशन करके बर्जर डिजीज़ को स्टॉप कर सकते हैं. बर्जर डिजीज़ जो होती है वो उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शंस होने लग जाता है. ज़्यादातर उंगलियों में अगर देखेंगे उनकी उंगलियां बिल्कुल अजीब सी वेजो कंस्ट्रिक्शन के कारण हमेशा ब्लू सी रहती हैं.
उसमें स्मोकिंग सीजेशन की एडवाइस देते हैं कि स्मोकिंग करने से को रोकना है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को। नेक्स्ट, वाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी पेशेंट को एनजी ट्यूब फीडिंग करना है तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए कौन सा नर्सिंग एक्शन लेना चाहिए? ऑप्शन ए, एडवांस ट्यूब 2 सेंटीमीटर, बी, फ्लश विथ 20 ml ऑफ एयर, सी, प्रोवाइड हाई फाउलर पोजिशन, डी, प्लग द एयर वेंट ड्यूरिंग फीडिंग। सो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। फीडिंग देने से पहले जो बेड का हेड एंड है उसको फाउलर पोजीशन कर लेना चाहिए, एलिवेट कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, सीधा जो फीडिंग ट्यूब अपनी जगह पे रहे। नेक्स्ट, ए पेशेंट हु इज़ ऑन संगस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, ये ट्रेकिया में डाली जाती है। जब ट्रेकिया में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो ये एक ट्यूब रिलेटेड एक बैल्यून रिलेटेड एक ट्यूब होती है जो ट्रेकिया में डाली जाती है, जिसको संगस टेकन ब्लैकमोर ट्यूब बोलते हैं। पूछा है कि वो जब ट्रेकिया में डाली हुई है सो सडनली एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो सडनली पेशेंट को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने लग जाता है। सो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट? ए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विद ए नेजल कैनुला, बी, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, C, cut and remove the tube, D, listen to the client's lung. So right option is C, cut and remove the tube. जल्दी से उसको कट करके रिमूव कर देना है। नेक्स्ट, विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन पोर्टल वेन से रिलेटेड होता है, जो हिपैटिक और इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। पोर्टल वेन में जब प्रेशर बढ़ जाता है उसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसमें पूछा है क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। कैसे पता चलेगा कि इट्स अ इंडिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन? ऑप्शन ए, एस्टेरेक्सिस, बी, हेमेटेमेसिस, सी, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, डी, कन्फ्यूजन। राइट ऑप्शन इज बी, हेमेटेमेसिस अगर हो रहा है पेशेंट को तो इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, गोनियोमीटर इज यूज टू असेस। पूछा है गोनियोमीटर इट्स अ इंस्ट्रूमेंट, वो किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए, फॉर ऑडिटरी एक्यूटी, मतलब कान को चेक करने के लिए, बी, मसल स्ट्रेंथ, सी, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स, डी, विजुअल एक्टिविटी। राइट ऑप्शन इज सी, रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको गोनियोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में प्रेशर को रिलीव करने के लिए कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑरिफ, ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन, बी, मेनिसेक्टमी, सी, फैसियोटोमी, डी, आर्थ्रोप्लास्टी। राइट ऑप्शन इज फैसियोटोमी, सी। फैसियोटोमी करके कंपार्टमेंट सिंड्रोम में प्रेशर को रिलीज़ कर सकते हैं। फैसियोटोमी इज द होल इन फैशिया। नेक्स्ट, ए पेशेंट GRBS, gross random blood sugar, is 40 mg. The immediate management is to administer. अगर किसी पेशेंट का ग्रोस रैंडम ब्लड शुगर 40% है तो उसमें इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, टू एडमिनिस्टर 5% डेक्सट्रोज, बी, एडमिनिस्टर 50% डेक्सट्रोज, सी, एडमिनिस्टर 10 यूनिट ह्यूमन एक्टोबिट इंसुलिन, एंड डी, नॉर्मल सलाइन। राइट ऑप्शन इज ए, 5% डेक्सट्रोज देना चाहिए इफ़
पेशेंट GRBS इज़ 40% mg। इसमें 50% क्यों नहीं देना चाहिए? इट्स रिलेटेड टू अगर इंसुलिन की वजह से ज़्यादा कम हो गया है ब्लड शुगर, तो उस कंडीशन में 50% डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर GRBS विदाउट एनी रीज़न इज़ कमिंग डाउन 40 mg, सो उसमें 5% डेक्सट्रोज देते हैं। नेक्स्ट, बक्स ट्रैक्शन इज़ पूछा है, बक्स ट्रैक्शन कब अप्लाई करते कहाँ? ऑप्शन ए, अप्लाइड एज सर्वाइकल हीलर halter, B, skin traction to the lower leg, C, skeleton traction to the lower leg, D, tongue applied to the head। So option B is the right option। जो बक्स ट्रैक्शंस होते हैं वो स्किन ट्रैक्शन होता है। इसमें ये इन्वेजिव तरीके से लगाए जाते हैं, इसमें कोई स्केलेटन कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है इसको। इसमें मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ स्किन ट्रैक्शन एंड स्केलेटन ट्रैक्शन, आप उसमें जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। So bucks traction is the example of skin traction to the lower leg। Next, fracture of the distal radius is called। distal radius में fracture हो गया है तो उस fracture को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, ह्यूम फ्रैक्चर, बी, मॉन्टेग्यू फ्रैक्चर, सी, गैलेजी फ्रैक्चर एंड डी, कॉलेज फ्रैक्चर। सो डी इज़ राइट ऑप्शन। कोलेज फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर है तो उसको कोलेज या इसका दूसरा नाम स्मिथ फ्रैक्चर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पैप्टिक अल्सर इज। पैप्टिक अल्सर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन ए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बी, स्ट्रेप्टोकोकाई, सी, एस्चेरिचिया कोलाई, डी, स्ट्रेप्टोकोक्की। सो राइट ऑप्शन इज ए, Helicobacteria pylori is the causative organism for peptic ulcer। So आज की वीडियो में विल स्टॉपिंग हियर। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे। टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो, स्टे ऑन द चैनल। अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। थैंक यू।